आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और झारखंड स्पेशल में कई मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बोकारो जिले की, जहां पर बोकारो में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा देखने को मिला, जहां BCCL की जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का घर बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद BSL के अधिकारी और सुरक्षा गार्ड के द्वारा अतिक्रमण करने वालों ने जमकर हंगामा किया, जहां मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अतिक्रमण कर्मियों को यहां पर हड़काने की कोशिश की थी। बता दें कि मामला बोकारो के नेशनल हाईवे सेक्टर 12 स्थित हनुमान नगर के पास की है। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट के जमीन पर अतिक्रमण कर लोग पक्का मकान बनाकर रह रहे थे, जो इन दिनों बढ़ता जा रहा था। फ्री का पानी, फ्री का बिजली का उपयोग कर करोड़ों की यहां पर चपत और साथ ही साथ अवैध कब्जाधारियों द्वारा लगाया जा रहा था। BSL समय समय पर इन्हें हटा करके ड्राइव चलाता है, लेकिन अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि फिर से वे पक्का दीवार और पक्का मकान बना लेते हैं। ऐसे में आज भी जो बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। अतिक्रमण हटाओ कर्मियों को सीधे BCL के अधिकारी और होमगार्ड के जवान से भिड़ंत हो गए। और बता दें कि जो अंत में यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को हटाया जा रहा था, फिर मामला शांत हुआ। बता दें इस मामले में संलिप्त और छोटे से बनी बड़ी दीवार को बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बोकारो की, जहां पर बोकारो में यहां पर BSL यानी कि बोकारो स्टील लिमिटेड की जमीन पर अवैध कब्जा का खेल रोकने का नाम नहीं ले रहा है। बता देते कि ताज़ा मामला सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के यहां पर बुताहा इलाके का है, जहां पे भू माफियाओं के बीच कानून का खौफ पूरी तरीके से खत्म होता दिख रहा है। बता दें इसको लेकर के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 11 के बुताहा बस्ती में BSL की सुरक्षित जमीनों पर हड़कंप से प्लांट यहां पर कटिंग की जा रही है। माफिया न केवल इन जमीनों को यहाँ पर ढुला रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अवैध रूप से बेच भी रहे हैं और यहाँ पर रातों रात पक्के मकान का निर्माण भी शुरू हो जा रहा है और प्लॉट बेचे जा रहे हैं। तो जब हम रुकाने के लिए गए तो वो बुजुर्ग महिला थी, उनका बेटा था, काम चल रहा था। तो हमने पूछा से कागज वगैरह दिखाओ। तब तक तो बुजुर्ग महिला थी, वो तो बुरी तरह बदतमीजी पे आ गई। तो हमने उनके बच्चा, जिसका नाम की गोविंद है, बड़ा आदमी है, उसको मना किया कि भाई माता जी को ले जाओ और ये क्या जमीन के कागज वगैरह दिखा दो। उसने वहां पर सभी लोगों को फोन करना स्टार्ट कर दिया और बोला अभी तो एक ही महिला है, बाकी सब सारा गाँव इकट्ठा हुआ था, आप क्या करोगे। तो हमने कहा ठीक है, आप कागज लेके नगर सेवा में आइए, वहां मिल लीजिए। तो मैं क्यों, मेरे बाप की जमीन है और मैं कुछ भी करूंगा, बाकी जब सब जगह बन रहा उसका आप क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाजू में भी कोई प्लॉट कटा हुआ, वहां मकान बन चुका है, वो ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर। तो इसको हमने सिर्फ पूछा था कागज दिखाओ, वहां मकान तोड़फोड़ करने भी नहीं गए थे, छानबीन करने गए थे। तो आपके मीडिया के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये BSL की जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है वो इलीगल है, वो जमीन BSL की है। आप लोग क्यों ऐसे खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। और किसी भी राजनेता का नाम लेके हमको डराने की कोशिश मत कीजिए और किसी भी राजनेता का नाम लेके उसकी छवि को भी मत खराब कीजिए। BSL की लैंड है, वो आज नहीं तो कल खाली होगी, नहीं होगी तो न्यायिक प्रक्रिया से होगी। हमारे ऊपर लाछन करके और इस तरह करके आप वीडियो में देख लीजिए, वो महिला तो जो है साड़ी निकाल के साइड में फेंकने लगी। फिर इसकी सूचना फिर हमको नियर जो डिपेंडेंट पुलिस स्टेशन है
उनको दे के आनी पड़ी। हम नहीं चाहते कोई एफआईआर वगैरह करना, लेकिन पुलिस को भी सूचना करना जरूरी है। तो क्या भतुआ में अब क्या हुआ, मतलब बालू तो बिक ही रही है? नहीं, बालू बिक रही है, अब जमीन की खरीद फरोख्त भी हो गई और वहां तो घर बन रहे हैं, वो कहते हैं हमारा है, जबकि जमीन बीएसएल की है। तो लेने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला दोनों मूर्ख तो नहीं है, क्यों खरीद रहे हैं वो सब? तो आज आपके साथ बदतमीजी हुई? नहीं, वो तो होता रहता है, किसी का घर बन रहा, अगर हम जाएंगे, उस महिला का था, वो तो बुजुर्ग महिला थी, उससे कुछ नहीं होता। बट आम जनता को तो पता होना चाहिए ना कि ये घर जमीन बीएसएल की, तो आप क्यों बना रहे हैं उसको? मतलब आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, इसमें कुछ लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा? पर वो तो अब छानबीन का विषय को, हर कोई किसी के नेता का तो यहाँ कॉमन नाम ले ही लेता है, जबकि ऐसे किसी नेता का हमारे पास ना कोई फोन आया, ना हमने किसी से हमको कोई धमकाया गया। ये जो ले रहा है जमीन, वही गैरकानूनी तरीके से ले रहा है, वो गलत है। की और जहां बात करेंगे बोकारो ट्रेजरी से 20 महीने में एक दरोगा के वेतन मंथ में लगभग 3.15 करोड़ की निकासी का मामला आया। जांच में बता दें कि इसको लेकर के 25 माह में 63 बार ये वेतन जो है वो यहाँ पर आया था, निकासी की गई थी, जहां 3 करोड़ 15 लाख से अधिक की आंकड़ा बढ़ करके 4 करोड़ 29,71,700 रुपीज हो गया था। जैसा आप जानते हैं, कल परसों न्यूज़ में अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पे एक न्यूज़ चल रही थी कि बोकारो में जो पुलिस विभाग से जो है एक उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से कई बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सैलरी मद से, और बहुत सारे पैसे की निकासी हुई है जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को दिखाता है। ये एक न्यूज़ चल रही थी जिसको वेरिफिकेशन के लिए हमने अपने यहाँ पर, जैसा आप जानते हैं कि डीसी सर ने भी अपने वहाँ पर जांच करवाई, हमने भी यहाँ पर जांच करवाई। 2 अलग अलग पदाधिकारी डीएसपी रैंक से हमने जांच करवाई है, और जांच में एक चीज़ जो निकल के आई, जो हमारे अकाउंटेंट जो यहाँ पे पदस्थापित थे कौशल कुमार पांडे, उनके द्वारा जो अपने सीनियर पदाधिकारी को ट्रस्ट का मिसयूज करते हुए और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ करते हुए एक रिटायर्ड पदाधिकारी भी नहीं, सिस्टम में हवलदार दिखाना, एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए, अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में। टोटल 63 ट्रांजैक्शन हैं जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में, और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29,71,007 रुपये का जो अभी तक निकासी हुई है। और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से, और जब सारी चीज़ों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। आपको याद हो कि कल आपने मेरे से इस बारे में पूछताछ की थी और स्टेटमेंट भी लिया था, जब हमने आपको डिनाई किया था कि अभी तक हमारे पास पुष्टि नहीं हुई है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो जो मेरे पास इनपुट था, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने पूछताछ की थी और उनसे जो रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने मुझे ऑडिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी और कि उसमें कोई इस तरह की बिंदु नहीं थी। उन्होंने चालाकी ये की कि जब मैंने बोला कि उपेंद्र सिंह, तो उन्होंने बोला वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी उपेंद्र नाम के 2-3 व्यक्ति हैं, और उनकी स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिखाई। उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। काफ़ी मतलब जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसको ड्रिल करने के बाद, और इनपुट्स कुछ हमें ट्रेजरी से इनपुट्स मिले और हमारे जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जांच किया, तो सारी चीज़ें जो निकाली और सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो उससे हाँ पुष्टि हुई कि अवैध निकासी हुई है, सरकारी राशि का गबन हुआ है एक तरीके से। जो पहला वो क्रेडिट हुआ वो उनकी पत्नी का, उससे जहाँ गया वो उनका अपना, तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह फर्जी निकासी हुई है। और इसके एवज में हमारे जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं जिला के, श्री गुलाब चंद उराव जी, उनके लिखित आवेदन पर एक कांड भी दर्ज हुआ है बीएसटी में 6226, जिसके तहत जो हमारे लेखापाल थे, जो यहाँ के हमारे एसपी ऑफिस के कौशल कुमार पांडे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है।
उनके पास जो मोबाइल था उसको भी जब्त किया गया है। अभी इसमें जांच और डिटेल में होनी बाकी है। बहुत सारे पहलू पे समझना ज़रूरी है कि आखिर कैसे इतनी सारी एजेंसीज़ 3 साल से मल्टीपल ऑडिट्स, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हर एक लेयर है चेक। और यहाँ एक एजेंसी है, काउंटर पार्ट में एक एजेंसी है, वहाँ रांची में एक मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो सब लोग आपस में चेक एंड बैलेंस का एक सामंजस्य बना हुआ है किसी न किसी। तो कैसे जो है सब चीज़ को वो करते हुए, डूब करते हुए और इस तरह का करने में सफल हुए, वो चीज़ है काफ़ी एक डिटेल क्या बोलते हैं अनुसंधान का विषय है। और इसको हम कोशिश करेंगे सारे पहलुओं को खोलते हुए और जो जो सच है उसको सामने लाए। जो भी दोषी होगा, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, सभी पर कार्रवाई होगी। क्या दस्तावेज़ की अगर हम बात करें तो अभी दस्तावेज़ जो है सेफ कस्टडी में है, उसको अनुसंधानकर्ता जो है वो फॉर्मली जब्त करेंगे, क्योंकि अभी अनुसंधान शुरू ही हुआ है। बट जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स निकले, ई कुबेर की स्टेटमेंट निकली, जो हमारे पास जो बिल्स की कॉपी होती हैं उनको अवलोकन किया गया है और स्टेटमेंट ली गई हैं जो को वर्कर्स हैं उन सब की, तो उस सब से ये सब चीज़ें आई हैं सामने कि ये लगातार कर रहे थे और उन्होंने कन्फेस भी किया इस बात को। सर एक महीने ही निकल रहा था कि एक बार में ये रकम जो हमने देखा है 63 है। देखिए टोटल पिछले 3 साल में 63 ट्रांजैक्शन है। 63 ट्रांजैक्शन 25 महीने में, तो जाहिर सी बात है एक महीने में मल्टीपल हुई हूँ। साहब जो कोषागार संहिता जो है, कोषागार संहिता यह कहता है कि अगर कोई भी रकम निकल रही है इस तरीके से तो उसके लिए डीडीओ जिम्मेवार होंगे। डीडीओ के पूरे होशो हवास में इस तरह का पैसा निकाला जा रहा है और उनके पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वे उसमें जो भी बिल गया है उसको रद्द कर सके या उसमें कोई अमेंडमेंट कर सके। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए ये जो आप बोल रहे हैं जाहिर सी बात है, ये हमारे कोड कंडक्ट रूल्स हैं, फाइनेंस रूल्स हैं, तो उसके हिसाब से भी जैसा हमने बोला कि जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और ये सारे बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जो है हम जांच करेंगे और सारी चीज़ें जो है फैक्ट्स जैसे होंगे एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से सब बाहर आएंगे और सारी चीज़ें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक रिटायर करने के नाम से सैलरी के रूप में पैसा निकाला जा रहा है, कितना गंभीर है, किस तरह से ये बहुत ही गंभीर है। ये पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, बिकॉज आप ये भी एक समझने वाली बात है, जैसा कि आपके बंधु पत्रकार ने एक पॉइंट रेज किया कि वीडियो की जिम्मेदारी है और आप जानते हैं कि जो विभाग है पुलिस विभाग, उसमें मतलब कितनी सारी वो होती हैं व्यवस्थाएं। तो ऐसे में मान लेते हैं एक बार के लिए कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके साथ कई सालों से काम कर रहा है और आपसे पहले से काम करता है, तो जो चीज़ चल रही है और जो चीज़ें सिस्टम है, क्योंकि जो भी बिल आता है जैसा आपने बताया उसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिल पे अकाउंटेंट साइन करके अब प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि अकाउंटेंट अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेखापाल अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो उन्होंने सारी चीज़ मिलान करके दिया हो। लास्ट पेज पे डीडीओ का साइन करा लिया जाता है, जो बिकॉज सबको सैलरी भी टाइम से पहुंचानी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कुछ लूप होल है सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है उसको और ज़्यादा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आदिवासी समाज की पीड़ा को यहां पर अपने शब्दों से व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में सवाल उठाया है कि अंग्रेज़ों के समय से कभी न झुकने वाले जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करने वाले और स्वाभिमान को कभी न बेचने वाले आदिवासियों को आज अपने ही देश में हक और पहचान के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है। बता दें मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि लोकतंत्र के आईने में दिखी सच्चाई है। जिस समुदाय ने यहाँ पर उपनिर्देशक सत्ता के खिलाफ सबसे पहले और निर्णायक लड़ाई लड़ी, चाहे वह संथाल हूल हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलन, आज वही समुदाय अपने ही संविधान के भीतर मान्यता और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इसे बड़ी ही शर्मनाक बात बताई है।
साथ ही बता दें कि आसाम के चाय बागान में आदिवासियों के लिए पोस्ट में अपील किया है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट के साथ 3 पोस्टर भी साझा किए हैं। इस पोस्टर के माध्यम से आसाम के चाय बागान में रह रहे आदिवासी भाई बहनों से संवाद किया है। पोस्टरों में जोहार नमस्कार के साथ हिंदी, असमी और अंग्रेजी में अपील की गई है कि आसाम की धरती पर यहाँ पर सदियों से रह रहे आदिवासियों को अब तक अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, जो राष्ट्रीय स्तर का अन्याय है। पोस्ट में क्या कुछ है आपको ये भी बताते हैं। पोस्टर में कहा गया है कि ब्रिटिश काल में घरों से दूर गए हुए और चाय बागान की अर्थव्यवस्था को अपने खून पसीने से खड़ा करने वालों इन आदिवासियों को आज़ादी के बाद भी ना पहचान मिली है, ना ही सम्मान। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह मुद्दा किसी पार्टी की राजनीति से ऊपर है, बल्कि न्याय, सम्मान और पहचान का सवाल है। मुख्यमंत्री ने आसाम के आदिवासी मतदाताओं से एसटी मान्यता, साथ ही साथ यहाँ पर 500 रुपये दैनिक मजदूरी, बच्चों के बेहतर शिक्षा, आवास और रोजगार जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जेएमएम जेवीपी उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब तक न्याय अधूरा है तब तक लोकतंत्र भी अधूरा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे झारखंड के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर राशि खर्च करने में झारखंड सरकार को पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव पंचायत के विकास के लिए 2254 करोड़ रुपीस झारखंड को देने का काम किया है। झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एक मुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं मिली है। इतनी बड़ी राशि को प्राप्त हो गया है और वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पारदर्शी सोच को उन्होंने सराहाया है। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दाहिने तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, हमारे बाईं तरफ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी श्रीमान अशोक बड़ाइक जी, सम्मानित पूरे प्रदेश के हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों को जय श्री राम, जोहार। आज महत्वपूर्ण विषय लेकर के पार्टी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखने यहां आई। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जैसा कि विदित हो, यह झारखंड श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण कराने का काम किया था। उनका एक सपना था कि हम ऐसे झारखंड बनाएंगे जहां के गांव सुदृढ़ हों, समृद्ध हों, विकसित हों, गांव में बुनियादी सुविधाएं हों, और गांव जब सशक्त होगा तो झारखंड भी सशक्त होगा। इस सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक कांग्रेस की शासन केंद्र में रही। झारखंड के ग्रामीण विकास की हालत जर्जर थी। झारखंड के गांवों के खुशहाली के लिए कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कोई चिंता नहीं किया। 2014 के बाद फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में बनी।
और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड के निर्माण के लिए मोदी जी ने अनवरत झारखंड के गांवों की विकास की चिंता की। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने गांव पंचायत के विकास के लिए 2254 करोड़ रुपए झारखंड को देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी राशि है। अब तक की पूरे झारखंड में झारखंड निर्माण के बाद इतनी बड़ी राशि एक मुश्त कभी भी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया था, गांवों के उन्नति के लिए नहीं आया था, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत के माध्यमों से यह पैसा खर्च करने के लिए झारखंड को देने का काम किया। लेकिन तकलीफ इस बात की है, दुख इस बात का है और संदेह भी इस बात का है कि राज्य सरकार जो झारखंड में कार्यरत है, अब तक इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद मंत्री ना ही मुख्यमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और ना ही देश के ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना भी उचित समझा। अभी विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। आप देख रहे होंगे कि इनके मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री केंद्र की कितनी आलोचना लगातार करते रहे। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये पिछले 6 सालों से हर सत्र में, हर सदन की कार्यवाही में इनके द्वारा लगातार आप लोगों को सुनने को यह अवसर मिला हो। लेकिन इतनी बड़ी राशि प्राप्त जो हुई है वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी सोच, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड निर्माण करने के लिए भेजा गया है। हम लोगों को कहना है। अगली खबर की ओर जहां पर बात करेंगे अंबा प्रसाद की, जो कि यहाँ पर बड़कागांव की पूर्व विधायक हैं। वे अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कोलकाता में कांग्रेस द्वारा न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहे थे और साथ ही साथ राष्ट्रीय सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी मौजूद रही। न्याय पत्र घोषणा के उपरांत अंबा प्रसाद ने कहा है कि इस कार्यक्रम में कई सारी चीजें देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने से गर्व की अनुभूति होती है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस का यह न्याय पत्र राज्य के हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, यहाँ पर श्रमिक और वंचित समाज को न्याय और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। आगे अंबा प्रसाद ने कहा है कि हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम पश्चिम बंगाल की जनता को एक सशक्त, न्यायपूर्ण और साथ ही साथ विकासशील यहाँ पर विकल्प दे। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच अपनी बात रखेगी और साथ ही उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगी। और वो एक बंगाली फिल्म पर आधारित था। हेमंत कुमार उसके म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, उसके मेन एक्टर विश्वजीत थे और उस फिल्म का नाम था 20 साल बाद। वो 20 साल बाद फिल्म बंगाली फिल्म जिघांसा पर आधारित था। मैं इसलिए ये बात आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद कांग्रेस अपने ही बल पर पहली बार यहां लड़ रही है। ठीक 20 साल बाद 2006 में हम अपने बल पर लड़े, 2026 में हम अपने बल पर लड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा
ये हमारे पार्टी और संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए और बंगाल की जनता के लिए एक बूस्टर डोज के माफिक। कांग्रेस का लड़ना अपने ही बल पर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज करना और तीसरा रास्ता दिखाना, मौजूदा रास्ता नहीं, बीजेपी का रास्ता नहीं, पर कांग्रेस का रास्ता दिखाना, मैं समझता हूं हमारे लिए, बंगाल की, पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो 5 गारंटियां हमारे घोषणा पत्र में दिया गया है, जिसका उल्लेख अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने किया, मैं समझता हूं ये पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक नया मार्ग दिखाएगा। तो 20 साल बाद कांग्रेस को नया ऑक्सीजन मिला है और हम समझते हैं कि टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल में एक नए सिक्के की जरूरत है। ये पुराना सिक्का जिसमें एक चेहरा टीएमसी और पीछे का चेहरा बीजेपी, इससे हमें छुटकारा मिलना है। तो इस नए चेहरे को मैं समझता हूं इसका रूप इस मैनिफेस्टो में दिया गया। अगली खबर की और बात करेंगे साहिबगंज की, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि साहिबगंज से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण कर्मियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर और मौके पर मचा हड़कंप। बता दें साहिबगंज के भवन निर्माण कार्य साहिबगंज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन की सख्त कार्रवाई साहिबगंज भवन निर्माण कार्यालय के सामने स्थित महावीर नगर कॉलोनी में सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में टीम पहुंची और मौके पर निर्माण कार्य को पूरी तरीके से ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ये तो नहीं पता चला, जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा तो लेबर लोगों के द्वारा हम लोग रोके थे कि आप लोग किसका काम कर रहे थे, वो लोगों ने नहीं बताया। ये हमारी सरकारी जमीन है और इसको जजेज क्वार्टर के लिए हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ये अवैध कब्जा है जिसको हम लोगों ने हटाया। ये तो नहीं पता चला, जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा तो लेबर लोगों के द्वारा हम लोग रोके थे कि आप लोग किसका काम कर रहे थे, वो लोगों ने नहीं बताया। ये हमारी सरकारी जमीन है और इसको जजेज क्वार्टर के लिए हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ये अवैध कब्जा है जिसको हम लोगों ने हटाया। ये तो नहीं पता चला, जब निर्माण कार्य शुरू हो रहा तो लेबर लोगों के द्वारा हम लोग रोके। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां पर हजारीबाग सदर अस्पताल और साथ ही साथ शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की। बता दें कि यहां पर मुख्य निर्देश अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि इस पूरे निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार के मुख्य सचिव, यहाँ पर अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया। बता दें कि हजारीबाग सदर अस्पताल शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और साथ ही साथ उनका मुख्य उद्देश्य अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना रहा। उन्होंने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों को किस प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज का संचालन सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। अस्पताल मेडिकल कॉलेज द्वारा जो संचालित अस्पताल है इसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज कैंपस है उसका भी निरीक्षण करेंगे और हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं वो किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है, जो मरीज़ हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, जो कॉलेज का संचालन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर है नहीं है, क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर्स की आवश्यकताओं का भी आकलन हम लोग कर रहे हैं और ये सब करने के बाद जो है और वो नया जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है 500 बेड जो हॉस्पिटल बन रहा है उसका संचालन दिसंबर से संभवतः हम लोग करेंगे। वो किस तरीके से दिसंबर से संचालित होगा वो भी हम लोग देखेंगे और उसके संचालित होने के बाद ये पूरा जो पुरानी जो सदर अस्पताल की कैंपस है उसको हम लोग पूरा रिनोवेट करेंगे और नए सिरे से इसका निर्माण करेंगे। सर क्या कुछ आपने पाया सर अभी तक निरीक्षण किया है? अभी तक हम लोगों ने देखा है कि अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, उनका इलाज चल रहा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंग्स में है जिससे लोगों को तकलीफ जरूर होगी और इसका जो रख रखाव थोड़ा होना चाहिए उसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और यहाँ पर जो CT MRI मशीन्स हैं जो रेडियोलॉजी है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कमियाँ हैं। CT MRI के इंस्टॉलेशन हम लोग इसी साल कराएंगे तो ये इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सर 108 एम्बुलेंस की स्थिति काफ़ी ख़राब हज़ारीबाग में देखने को मिली। मरीज से खबर आई थी जहाँ बैक गियर नहीं लगने के कारण मरीज तक नहीं पहुँच पाया था एम्बुलेंस, क्या कहें? 108 एम्बुलेंस में जो हमारे पास कोई शिकायत है कि इसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है और वो सिर्फ हज़ारीबाग का ही नहीं है, पूरे राज्य भर का मामला है और जो संचालक है उसको हटा करके नए सिरे से हम लोग संचालन की व्यवस्था करेंगे। नया एजेंसी का सिलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है और साथ ही साथ जो पुराने एम्बुलेंस है बहुत सारे हमारे 200-250 जो एम्बुलेंसेज हैं वो 8 साल से भी ज़्यादा पुराना है और चलने की हालत में नहीं है। तो हम लोगों ने 237 एम्बुलेंस का टेंडर किया है और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में सारे नए एम्बुलेंस आ जाएंगे। तो नए एम्बुलेंस आ जाएंगे तो उसका संचालन भी इम्प्रूव करेगा। अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज द्वारा जो संचालन। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां पर मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हजारों कर्मी कामकाज ठप कर विरोध जताते नजर आ रहे हैं। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि वर्षों से काम मानदेय और अस्थायी सेवा शर्तों में काम करने के बावजूद उन्हें ना तो नियमितकरण किया गया ना ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला। अब वे सेवा सुरक्षा नियमितीकरण और बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल में बैठने का कारण है कि मनरेगा में हम लोग लगभग 18-19 साल सेवा देते आ रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पर प्रारंभ के समय में जब मनरेगा लागू हुआ था स्टेट में, तो जहां पर प्रशासन जाने से कतराती थी उग्रवाद की डर से, वैसे जगहों में भी जाके मनरेगा कर्मी विकास का अलग जगाए हैं। हर जगह विकास का काम किए, हर तरह का कार्य किए। इसके अलावे है कि विभाग मनरेगा के अलावे हम लोग को बहुत सारा काम देती है, लेकिन ये 18-19 साल में हम लोग को एक मुफ्त सिर्फ अल्प मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा न कोई सामाजिक सुरक्षा है, न स्वास्थ्य बीमा है। यहाँ तक कि अभी तक पूरे स्टेट में 112 लोग हमारे साथी मर गए, लेकिन किन्हीं को कफन तक का नसीब नहीं हुआ है। ये सब विभिन्न मांगों को, पुराने मांगों को लेकर के, और अभी हम लोग 2 साल पहले जब इरफान अंसारी मंत्री हुए थे, माननीय मंत्री, उनके समय में हम लोग भी हड़ताल किए थे। उनके से वार्ता हुई थी कि हम लोग 30% हम लोग को बढ़ोतरी किया जा रहा है। वो लिखित आश्वासन देने के बाद भी आज तक हम लोग को मिला नहीं और कोई सुविधा नहीं मिलता, बस अल्प मानदेय मिलता है। वो भी मानदेय क्या है कि बहुत सारे ब्लॉक में 7 महीना 8 महीना से मानदेय अभी भी बाकी है। और ऐसी स्थिति में आदमी काम करेगा कि घर का खर्च चलेगा। सबका उम्र लेप्स कर दिया है, सारा 18-19 साल आदमी सेवा दिया है। तो हम लोग मांग के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, उनसे मिले भी है, आश्वासन भी मिला है कि हम लोग से आग्रह करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके किसी अन्य जगह में समायोजन करें, अस्थायीकरण करें और एक सम्मानजनक मानदेय दे, जिससे हमारा भी घर परिवार अच्छा से चल सके और विकास की गति को हम लोग आगे बढ़ा सके। जैसे आप लोग जब हड़ताल में है तो मनरेगा के काम तो प्रभावित हो रही होगी, कितना प्रभावित हो रहा है? मनरेगा के काम है कि ऑनलाइन सारा कुछ देखने का चीज है। जहाँ पर हम लोग क्रिएट करते थे कि हर ब्लॉक में 800-900 लेबर प्रत्येक दिन काम करते थे, आज वहाँ पर स्थिति ये है कि जीरो है। कोई लेबर कहीं काम झारखंड में नहीं कर रहा है, पूरे काम ठप है मनरेगा का। मनरेगा मजदूर कड़ाई माफ कर रहे हैं, वहाँ वे लोग अप्लाई करके जा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। सुबोध कुमार सिंह, सक्रिय सदस्य मनरेगा कर्मचारी संघ।
फिलहाल झारखंड स्पेशल में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।